हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज साबिक चीफ जज गिलगित बल्दिस्तान राना शमीम खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, जिसका इंतजार था आज की क्या कार्रवाई होती है। उन्होंने अदालत के सवालात के जवाब दिए और इन जवाबात ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की के हवाले से जो उन्होंने अपना बयान हल्फी दिया था एक फ़ोन कॉल के हवाले से, इस बयान हल्फी की कहानी को मज़ीद शकूक व शुबहात का शिकार कर दिया है, जो आज उन्होंने राना शमीम साहब की तरफ से मौक़िफ़ सामने आया। पहले तो उन्होंने इस बयान हल्फी से लाइल्मी का इजहार किया जो कि शाया हुआ अखबार में, और फिर कहा कि वो नहीं जानते कि उनका लॉकर, ये जो लॉकर में महफूज बयान हल्फी था वो किस तरीके से सहाफ़ी तक पहुँच गया और शाया हो गया। और फिर उन्होंने ये कहा कि उन्हें ये भी नहीं पता कि जो शाया हुआ वो वही उन्हीं का बयान हल्फी है या फिर कोई और है। फिर जो उनके बेटे वकील थे, सब बहुत लाताल्लुकी का इजहार करते हुए नजर आए मुख्तलिफ चीज़ों से राना शमीम साहब। उनके बेटे पहले वकील थे, जो आपने देखा होगा टीवी इंटरव्यूज़ भी देते रहे, तो समहाउ उनसे भी इजहार लाताल्लुकी करते हुए उन्होंने नए वकील की बात की जो कि आज पेश नहीं हो सके थे अदालत में, इसलिए उन्होंने इसी बुनियाद पर वक्त दिया कुछ अदालत से। और जो अपनी यादाश्त थी उनकी, जिसके ऊपर अदालत में सवाल भी उठा कि 3 साल पहले की बात आपको याद थी कि आपके सामने क्या फ़ोन कॉल की थी और 3 हफ्ते पहले का बयान हल्फी आपको याद नहीं है, तो लगा यही कि राना शमीम साहब ने ज़्यादातर चीज़ों से इब्तदाई तौर पे आज की कार्रवाई में इजहार लाताल्लुकी किया है। और अदालत में उन्होंने कहा कि बयान हल्फी शाया होने के बाद उनसे रब्ता किया गया, तो उन्होंने कंफर्म किया था। जबकि सहाफ़ी अंसार अब्बासी की जो रिपोर्ट है उसके अंदर उन्होंने पूरी तफसील से ये बात लिखी कि बयान हल्फी शाया करने से पहले राना शमीम से रब्ता किया, पहले रब्ता नहीं हो पाया, पूरी कहानी उसमें दर्ज है। और उसके बाद हुआ जब उन्होंने ख़ुद कॉल बैक की तो उन्होंने तस्दीक की कि ये जो निकात हैं ये उन्हीं के बयान हल्फी के हैं। तो सवाल ये उठता है कि नून लीग जो इस बयान हल्फी और फिर साकिब निसार की जो मुबैना ऑडियो टेप है, इसकी बुनियाद पर सज़ाएँ ख़त्म करने की बात कर रही थी, एक ओवरऑल सियासी जो हमारा सिस्टम है उसके ऊपर सवाल उठा रही थी, जो मौजूदा हुकूमत है उसके ऊपर भी सवाल नेचुरली उठ रहा था इसके ऊपर। और न सिर्फ ये, उन्होंने इदारों में भी शख्सियात के नाम लेकर मरीम नवाज़ ने बहुत बात की थी। तो क्या ये जो मामला है इसमें ये उनको कोई फ़ायदा पहुँचाने के बजाय ख़ुद नून लीग के ऊपर ये इल्ज़ाम तो नहीं लग जाएगा कि अदलिया को बदनाम करने की मुर्तकिब नून लीग हुई है सारी सूरत हाल में? इस सब चीज़ों का अंदाज़ा हमें 4 दिन बाद होगा जब राना शमीम तहरीरी बयान देंगे और जो असल बयान हल्फी है उसको अदालत में पेश करेंगे। हम प्रोग्राम में आज का जो रिटन ऑर्डर भी है उसकी भी तफसील शामिल करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस, जिसके खिलाफ अपोजिशन के जलसे जुलूस जारी हैं। मुलाजिमीन की तरफ से मुख्तलिफ शहरों में हड़तालों का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी ने आज पेशावर में एक बहुत बड़ा जलसा किया है जिससे बिलावल भुट्टो ने खिताब किया और यही जो महंगाई है और दीगर मामलात हैं इसके ऊपर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। फिर इस्लामाबाद में 20,000 असातिज़ा महकमा तालीम को मेयर के मातहत करने के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान और ट्रेडर्स एक्शन कमेटी की अपील पर भी ताजिर धरना दिए बैठे हैं। गवादर में एक बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है। गवादर को हक दो के नाम से एक तहरीक है जो कई रोज़ से जारी है। कोयटा में यंग डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं। नून लीग और जमात इस्लामी भी महंगाई के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। इन हालात में फिर अब एक IMF से मुआहदे के तहत एक जो मिनी बजट या पेश होना है उसके हवाले से भी पेश की यही बात की जा रही है कि एक महंगाई का नया तूफ़ान आने वाला है। इस सब के बावजूद बज़ाहिर ख़ुद को मुतमईन ज़ाहिर करने वाली हुकूमत के हवाले से अभी तक यही उनकी तरफ से कहा गया कि कोई खौफ ख़तरा नहीं है कम अज़ कम इस अपोजिशन से। लेकिन एक अहम बात आज ज़राए के मुताबिक ये सामने आई है कि काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म साहब ने जो अरकान हैं उनको, मिनिस्टर्स को 3 माह तक बग़ैर इजाज़त बैरून मुल्क जाने से रोक दिया है। और इन हालात के, मुल्की हालात के पेश नज़र तो हम हुकूमत से पूछेंगे कि ऐसा क्या ख़तरा लाहक है कि इस किस्म का इक़दाम करना पड़ रहा है। हुकूमत क्या सोच रही है इस वक्त? और फिर मफादात के टकराव की हुकूमत जो बात की जाती थी PTI की तरफ से, उस पर सदर मुमलिकत के हवाले से कुछ सवालात उठ रहे हैं, इस बारे में भी बात होगी। और फिर कुछ दीगर इशूज़ भी होंगे। प्रोग्राम में इन सब के ऊपर बात होगी। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। जब वापस आएंगे तो हमारे साथ PTI और मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे भी होंगे और हमारे साथ तज्ज़ियाकार भी होंगे, उनका तज्ज़िया भी हासिल करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करें आज की जो अहम खबरें हैं, इसमें सबसे अहम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम का पेश होना अपने बयान हल्फी के हवाले से और ज़्यादातर चीज़ों से लाताल्लुकी का इजहार करना। अभी तक के लिए 4 दिन की उनको मोहलत दी गई। एक अहम बात आज के रिटन ऑर्डर में ये भी है कि अदालत ने हुक्म दिया अटॉर्नी जनरल को कि वो राना शमीम के साथ को फैसिलिटेट करें कि बरतानिया में लॉकर में जो उनका बयान हल्फी पड़ा हुआ है वो अगली बार जो अपना जमा करवाएंगे जवाब, उसके अंदर न सिर्फ अटॉर्नी जनरल बल्कि जो बरतानिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को भी कहा है और जो हमारा हाई कमीशन है पाकिस्तान का बरतानिया में उनको भी कहा है उनको फैसिलिटेट करें। यानी अदालत हर हाल में कहती है कि ये पेश किया जाए जो ओरिजिनल बयान हल्फी है। इन सब मामलों के ऊपर बात हो रही है। हमारे साथ तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल शौज़ब साहिबा हैं, नून लीग के रहनुमा अली परवेज़ मलिक साहब हैं और साफ़ी और तजियाकार हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों के वक्त का। अली परवेज़ मलिक साहब, आपके हलके में बहुत हलचल चल रही है सियासी तौर पे, उस बारे में भी हम बात करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन आगाज़ में इसके ऊपर अपना कमेंट दीजिएगा। आप लोग इस बुनियाद पे और जो मुबैना ऑडियो है साकिब निसार साहब की, उसकी बुनियाद पे अपनी सज़ाएं ख़त्म करने तक की बात कर रहे थे और जो मौजूदा हुकूमत है न सिर्फ उसकी साख के ऊपर सवाल उठा बल्कि मरियम साहिबा ने तो साबिक DGISI का नाम भी लिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन अब राना शमीम साहब तो बयान हल्फी की तस्दीक तक नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ये सारे मामलात आप लोगों के अदालत को बदनाम करने के ऊपर ही ना आप लोग मुर्तकिब हो जाए। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अफसा, आपने अपने प्रोग्राम में लिया। देखें, आपने सही कहा, मैं तो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर मसरूफ हूँ, पर जितना मैंने इस स्टोरी को फॉलो किया है, मैं गुजारिश सिर्फ ये करूंगा कि हमें जो मामला है ये जुडिशरी की अपनी साख का मामला है। इस चीज को हम जो डिमांड करें वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसको एक दफा प्रॉपरली आप इसको इन्वेस्टिगेट कर लें और अगर इसके अंदर कोई प्रोसेस के अंदर कोई मैनिपुलेशन हुई है तो आप इस सारे के सारे मामले को एक दोबारा अफ्रेश देख लें। और यही चीज हमने उस वक्त डिमांड की थी जब अरशद मलिक साहब की वीडियो सामने आई थी और बाकी की जो आपकी मैनिपुलेशन थी वो सामने आई थी। तो अगर आप जज को सजा दे सकते हैं, अगर आप उसकी ड्यूटी चेंज कर सकते हैं, तो आप मुझे बताएं आप वर्डिक्ट जो उसका था उसको किस तरह से इंटैक्ट रख सकते हैं। तो मैंने तो सिर्फ इसके ऊपर इतनी ही गुजारिश करनी है, इट इज ओनली अ रिक्वायरमेंट ऑफ नेचुरल जस्टिस कि आप ये सारे का सारा मामला दोबारा एक फ्रेश ट्रायल के लिए भेजें और लोगों को दोबारा शहादतें लेके इसको मंतकी इंजाम पे लेके। कंवल साहिबा, अब हम इस पे तो मजीद बात करेंगे, लेकिन जो वकला कुछ लीगल शख्सियात की तरफ से भी अदालत से रुजू किया गया है कि ये मामला पूरे अदलिया के निज़ाम के ऊपर सवाल उठाता है, निज़ाम इंसाफ के ऊपर, तो इसकी तहकीकात की जाए। हुकूमत की साख के ऊपर भी सवाल उठा है, तो आप लोग भी चाहते हैं कि इसकी किसी न किसी तौर पर तहकीक तो हो राना शमीम साहब का जो मामला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच अफसा। पहले तो आपके प्रोग्राम में मैं अली परवेज़ मलिक साहब से ताज़ियत इनको पेश करूंगी। इनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ और ये उसी हलके में उन्हीं के इलेक्शन लड़े हैं। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ अपने, तो मैं इनसे उस मामले में ताज़ियत करना चाहती थी। दूसरी बात ये है, देखें जी, दूसरी बात ये है कि जो आपने अदालत के मामले में बात की, देखिए वो उस पर अदालत ने जवाब दिया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब ने उसको बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि पहले तो ये देखने की ज़रूरत है कि जो भी एडमिशन जाती हैं एप्लीकेशंस, उनके साथ क्या एडमिसिबल एविडेंस मौजूद है या नहीं है, क्या एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है या नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें मैं सिर्फ याद कराऊंगी, यहाँ पे पॉइंट आउट करूंगी कि एक दिन जिस दिन PDM का कोई इजलास हुआ या जो भी है, उसके बाद शाहिद खान अब्बासी साहब खड़े होते हैं और बयान देते हैं कि अगर राना शमीम साहब वाला मसला जो है वो कोर्ट में गया या जो भी उसका रिजल्ट निकलेगा वो जाने और अहमद नूरानी साहब जाने, और दूसरी जो मामलात हैं उसको अगर देखा जाए तो साकिब निसार जाने और कोर्ट जाने। तो अब मुझे ये बताइएगा कि उससे अगले दिन जो है मरियम बीबी ने कोई कम से कम 1.5-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे मामलात अपने खाते में बुक किए और उन्होंने बरमला कहा कि अल्लाह की मदद आई है और ये ऑडियो या वीडियो लीक या एफिडेविट ये इस चीज़ को शो कर रही है कि वो और उनके वालिद साहब बेकसूर हैं। यानी अदालतों ने जितने फैसले दिए आज तक वो सब गलत हैं। तो बेसिकली तो उन्होंने अदलिया को चैलेंज किया है, और अगर वो समझती हैं कि इस सारे मामले से नवाज शरीफ साहब और उनके केसेस पे फ़र्क आ सकता है और वो मासूम या बेल आउट हो सकती है, तो मेरे ख्याल में उनको इसको स्ट्रांगली परसू करना चाहिए, क्योंकि उनके दाएं बाएं दोनों सीनियर बैठे हुए थे, एक शाहिद खान अब्बासी, दूसरे सेक्रेटरी जनरल ऑफ PMLN SN इकबाल साहब। तो अब मुझे नहीं लगता कि इनके स्पोक्स पर्सन आके डिफरेंट बातें कर रही हैं।
मरियम बीबी ने इस सारे मुद्दे को अपने ऊपर लिया है, तो इनको स्ट्रांगली इन सारी एविडेंसेस के साथ खड़े होना चाहिए। दूसरी बात ये बताएं कि ये एफिडेविट जब सर्कुलेट हुआ मीडिया में तो इसको सबसे ज्यादा किसने उठाया था? नून लीग इसको उठाती रही, उसके स्पोक्स पर्सन इस पे वावेला मचाते रहे, तो सबसे ज्यादा तो उनकी साख मुतासिर होगी अगर राना शमीम साहब जो है वो अब इससे बैक ऑफ कर गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं, एक सीरीज में जा रही है और मरियम बीबी की अपनी ऑडियोज जा रही है। जी बिल्कुल, मरियम बीबी की अपनी ऑडियोज भी आ रही हैं और वीडियोस जो हैं वो एक सीरीज का हिस्सा है। और अगर वो अपने तमाम केसेस में कह रही हैं, जज अरशद मलिक का भी उन्होंने जिक्र किया और बारहा उन्होंने बात की, आपने फॉलो किया होगा क्योंकि उसके बाद हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पूरा मुद्दा उन्होंने इन ऑडियो और वीडियो और इस एफिडेविट के ऊपर डाल दिया कि ये हमारे लिए एक अल्लाह की तरफ से मदद आई। मेरे ख्याल में अब उनको स्ट्रांगली इसको परसू करना चाहिए और इसको जिस तरीके से नून लीग ने बिल्कुल इसको जिस तरीके से नून लीग सामने लेके आई वो डिस्टेंस इसको लेकर आए आगे। जी, और फिर सवाल भी उठते रहेंगे उनके हवाले से। नियाजी साहब, अब ये जो सारा मामला, अपना तज्जिया आप पेश कीजिएगा कि नून लीग के अपने सर पे नहीं गिर गया मामला आके, उन्होंने क्या बहुत प्री मेच्योर किस्म के रिएक्शंस नहीं दे दिए आके मरियम नवाज साहिबा ने इस मामले के ऊपर? क्योंकि आज जज साहब ने अदालत के सामने तो तस्दीक करने से इनकार कर दिया उस बयान हल्फी जिसके ऊपर तो सहाफ़ी को भी तौहीन अदालत का नोटिस हो गया। मेरे ख्याल में इस तरीके से बात नहीं है जो मुझे समझ आए, क्योंकि आपके साथ जो दो पार्टिसिपेंट्स हैं वो जयद कानूनदान हैं और मेरा कानून के बारे में तालीम बिल्कुल वाजबी सी है, सरसी सी है जो कि हम भुगतते हैं। जो मैंने चूँकि जो मीडिया पे ही सुबह फॉलो किया है बड़ा क्लोजली, तो राना शमीम साहब ने एक टिपिकल, ये एक वकील का या एक लीगल पोजीशन होती है कि आप उसको एक टाइम बाइंग भी होता है और उसके बाद उसको कॉन्टेस्ट करते हैं, क्योंकि जो आर्गूमेंट में जाएंगे उन्होंने ये कहा कि जो बयान हल्फी आया है तो ये बयान हल्फी अदालत ने चूँकि अखबार से लिया है तो उन्होंने कहा जी ये बयान हल्फी इन तक पहुंचा कैसे है। पहली बात बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि अगर ये बयान हल्फी जो है एक उन्होंने लॉक की में रखा हुआ है तो उन तक पहुंचा है। फिर दूसरी बात उन्होंने ये की कि ये मुझे कैसे मुझे दिखाएं जो दिया गया, यानी कि वो जो मुझे इम्प्रेशन मिला है, ये मेरी रहनुमाई करेंगे ये कमल साहबा और अली साहब, कि जो बयान हल्फी आपके पास है मुझे दे, यानी कि अदालत दे और फिर उसके ऊपर वो पर जवाब दें। ये एक होता है कानून के, अक्सर ये वकील इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स लेते हैं देते हैं, फिर अदालत भी उसमें तबसरा करती है, फिर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर दूसरे भी तबसरा करते हैं, तो बड़ी इनिशियल स्टेज में है। मुझे कहीं नहीं लगा, हाँ ये ज़रूर है कि अटर्नी जनरल ने वहाँ पे ज़रूर कहा है, अटर्नी जनरल वहाँ पे कि जी इनको अपने ये जो कह रहे हैं कि ये वही है तो इसका मतलब ये है, और अगेन ये जो वकीलों को आर्गूमेंट्स होते हैं, क्योंकि हमारी भी उम्र पूरी ज़िंदगी अपने मुकदमात के सिलसिले में अदालतों में गुजरी है, तो वहाँ पे उसको एक वकील अपने आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो जो कहते हैं लोक स्टैंडाई कहते हैं, उसको बनाने के लिए वो कह रहे हैं। तो मैं इसको तो ज़्यादा नहीं सीरियस लेता, क्योंकि असल में क्राइसिस ये हुआ है कि राना शमीम साहब का जो हल है, जो जब लिया सो मोटर लिया 184 के तहत, इन्होंने 199 के तहत हाई कोर्ट ने उसके एप्लीकेशन के ऊपर, तो उस वक्त साहब निसार की वीडियो आने से पहले जो ग्राउंड रियलिटी थी बिल्कुल फ़र्क थी। अब उसने बिल्कुल एक पैराडाइम शिफ्ट कर दिया है। अब मत भूलें कि ये 5 चीज़ों का एक तसलसल है। राना शमीम साहब का बयान हल्फी जो है वो सिंगल आउट नहीं हो सकता। जज अरशद मलिक, बशीर मेमन का स्टेटमेंट FIA का, कर्नल साहब का इत्तेसाब अदालत से निकलना और साकिब निसार साहब का, तो ये सारे जो है सब चीजों पे सवाल नहीं उठ जाएगा न्याय साहब अगर ये झूठ साबित हो जाता है? अदालत ने ये कह दिया है कि अगर ये 4 दिन के अंदर वो असल हलफनामा नहीं लेके आते हैं तो नॉन एग्जिस्टेंस समझी जाएगी, ये समझा जाएगा कि ये है ही नहीं बयान हल्फी और सब झूठ बोला गया यहाँ पे। तो इस हिसाब से तो फिर बाकी के दीगर, मैं अली परवेज साहब की तरफ जाऊंगी। अली परवेज साहब, आप लोगों की तरफ से एक बयानिया बिल्ड किया गया है कि एहतसाब के नाम पे आप लोगों के साथ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, तो जिस तरीके से बेशक ये खबर सहाफ़ी ने ब्रेक की, उनको जहां से भी बयान हल्फी मिला, लेकिन उसको जिस हद तक ओन किया आप लोगों ने और मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये आपके तो ओवरऑल जो इससे पहले भी चीजें हैं जिसके ऊपर आप लोग सवाल उठा रहे थे, तो सबके ऊपर एक कमजोर हो जाएगा बयानिया इस हवाले से। अच्छा, मैंने आपसे सिर्फ गुजारिश की है कि ये जो पूरी की पूरी हमारी अदलिया है ना, उसके ऊपर, उसकी साख के ऊपर एक ये सवालिया निशान उठ गया है। इसको उनको खुद अपने तौर पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इस वक्त जो सोर्स है
वो इररेलेवेंट है। इस वक्त अगर ये मामला इसी तरह से अनफोल्ड हुए थे जिस तरह से वहाँ पे कहा जा रहा है तो निहायत ही शर्मनाक है। और अगर आप इस बयानिए को, इस एफिडेविट को एक सेकंड के लिए साइड पे भी कर दें तो मुझे बताएं, जो आपने जज अरशद मलिक साहब जो मरहूम थे उनको आपने किस चीज की सजा दी थी? अगर आपने ये कहा कि वो अदलिया के मुंह के ऊपर तालक हैं तो मुझे बताएं आपने उसके बेसिस के ऊपर उनको डिमोट भी कर दिया, उनको सजा भी दे दी। आपको सजाएं, वो कन्विक्शन किस तरह से इंटैक्ट रख सकते हैं? मैं तो आपसे एक सिंपल एक ये कॉमन सेंस का सवाल करूं, गुजारिश ये है कि हमें दो चीजें करनी है। एक, ये जो सारी की सारी ज्यादतियां जो रियासत के इदारों के जरिए हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करने के लिए की है उनको अनवाइंड करना चाहिए और सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। और इसके साथ साथ बिल्कुल एहतसाब इम्पोर्टेंट है। अगर किसी ने इस मुल्क के पैसों का ज़िया किया है, इस मुल्क के पैसों को लूटा है, तो इनको बिल्कुल अनबायस्ड मैनर के अंदर एक उनको ट्रायल देना चाहिए और उसके अंदर अगर उनकी कन्विक्शंस होती हैं तो उनको बिल्कुल सजाएं दें। ये जब हम इस किस्म की चीजें आती हैं ये सारे का सारा प्रोसेस को क्वेश्चनेबल बना देती है और इसीलिए लोग उसको मानते नहीं है। अब इसके बाद ये तो आपने अदलिया की बात की, नैब के अंदर क्या होता रहा वहां पे भी आपने देख लिया, ANF के अंदर राना सनाउल्लाह के साथ क्या हुआ आपने वो भी देख लिया। हमने कौन कौन से रियासत के इदारे को अब्यूज नहीं किया। इन सारी चीजों का मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि इन चीजों को बेहतर किया जाए। आपको ये बैठ के सारी चीजें करनी पड़ेंगी। मैं दूसरे टॉपिक की तरफ भी आ जाती हूँ, लेकिन ये क्योंकि अब मामला अदालत में है तो इससे आगे हम बात तभी करेंगे कि जब एक तहरीरी जवाब जमा कराया जाएगा राना शमीम साहब की तरफ से 4 दिन के बाद। अली परवेज साहब, आपके हल्के में जो इंतखाब हो रहा है वो ये यकीनन कल परसों से सवालात उठाए जा रहे हैं जो लोग समझते हैं इंतखाबी मामलात को कि वहाँ पे आप लोग बहुत बड़े भारी मार्जिन से जीतते आए हैं। 85,000 का एक मार्जिन है वहाँ पे आप लोगों का, तो क्या ज़रूरत पड़ी आप लोगों को वोट खरीदने की, या फिर पीपल्स पार्टी उसको कैसे पुर कर सकती है कितने ही वोट खरीद लिए जाएं? लेकिन आपने डायरेक्टली एक्यूज़ किया है पीपल्स पार्टी को कि उनकी तरफ से वीडियोज़ बनवाई गई हैं, तो क्या ऐसा ही है अभी भी? आपका यही ख्याल है? देखें, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूं, आपने बिल्कुल जो अपनी ओपनिंग में क्लियरली बता दिया कि जिस पार्टी का 90,000 वोट हो और उसके मद्दे मुकाबिल पार्टी का 5,000 वोट हो, तो उसमें जो 90,000 वोट वाली पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसके पास ना कोई इंसेंटिव है ना कोई इंसेंटिव है कि वो जाके इस गलाजत के अंदर वो अपने आप को मैला करे। तो अब 2-3 चीजें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक तो आप पहले जो तरतीब ऑफ इवेंट्स है उसको समझ लें, क्योंकि उसमें ही आपको काफी अपने जवाब मिल जाएंगे। होता इस तरह से है कि जब मेरे वालिद साहब की वफात होती है और इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होता है तो यहाँ पे एक साहब सिंध के जो हुक्मरान है वो आके बैरिया टाउन के अंदर अपना कैंप सेटअप करते हैं और वो दुनिया जहान का सिंध का लूटा हुआ पैसा लेके वहाँ पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद सिंध के जो यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी के एक नए सदर जो अपॉइंट होते हैं उनको बुलाया जाता है वहाँ पे और उनको ये रिवाइवल का टास्क दिया जाता है और उसके बाद वो परवेज अशरफ साहब वहाँ पे जाके अपना पॉलिटिकल प्लान नहीं अपना बिजनेस प्लान प्रोवाइड करते हैं कि जी हम इस तरह से पार्टी का रिवाइवल एग्जिबिट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो सीनियर लीडरशिप जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दूसरे सूबों के अंदर है उनको कॉल किया जाता है और उनके जरिए ये मकरू धंधा वोट खरीदने का डिस्क्रीटली शुरू होता है। जब इसकी खबर बाहर निकलती है तो ये यहाँ पे इनके दफ्तरों के बाहर 1-1 किलोमीटर की कतारें लगनी शुरू हो जाती हैं एंड इसके अंदर वो प्रेमिसेस जो है वो नेम्ड है जो हमारी कंप्लेंट है। तो यानी अली परवेज साहब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ वहाँ हल्के के जो कैंडिडेट है वो नहीं, जो सीनियर तरीन क़यादत है पीपल्स पार्टी की वो इन्वॉल्व हुई है इसके अंदर? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे सुन तो लेना थी कि जब इनकी वो कितारें लगनी शुरू होती हैं वहाँ पे तो हमारे लोग कंप्लेन करते हैं। हम वहाँ पे जाके पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप से हमारी पार्टी की सीनियर लीडरशिप कंप्लेंट करती है कि ये जो आप मकरू धंधा करें इसको यहाँ पे बंद करें एंड यहाँ पे आप लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर आप आके मुकाबला करना चाहते हैं तो जरूर करें। जब वो उसको इग्नोर करते हैं तो हमें सैटरडे को वो पिक्चर्स जो है स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हमारे लोग लेके आते हैं कि वहाँ पे क्या गलीज कारोबार हो रहा है, उसको मैं सोशल मीडिया पे रिलीज करता हूँ। एट द सेम टाइम डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर को मैं वो कंप्लेंट रजिस्टर करवाता हूँ जिसके अंदर ये एविडेंस एंड ये सारे के सारी प्रेमिसेस नेम करता हूँ। सैटरडे को वो नोटिस करते हैं असलम गिल को, उसके संडे को आप आरओ के आगे अपीयर हो। इन द इंटरवीनिंग पीरियड के जो बीच का वक्त है वो एक 3rd क्लास बॉलीवुड प्रोडक्शन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट एक जवाबी वीडियो लेके आते हैं जिसको कोई भी बंदा मानने को तैयार नहीं है कि आप पर्दों के ऊपर फ्लेक्स लगा के मास्क पहन के आप सारों को पैसे वहाँ पे हल्के के ऊपर बांट रहे। तो ये जो इन्होंने जवाबी कार्रवाई की है हैज नो क्रेडिबिलिटी। आपने देखा है कामरान खान साहब उसके ऊपर प्रोग्राम कर चुके हैं, मुजम्मिल सुहरवर्दी साहब कर चुके हैं, एयरवाई के जो स्टिंग ऑपरेशन करते हैं,
अबरार हैदर साहब वो कर चुके हैं, नजम वली कर चुके हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल दैट मैं कह रहा हूँ मेरा मोटिव क्या है, मेरा तो 90,000 वोट है, जिसके पास 5,000 ठीक है जी, बिल्कुल ये बिल्कुल मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी, लेकिन ये फिर मजीद जोली परवेज साहब जी जी कह रहा हूँ, मैं ये कंप्लीट करना चाह रहा हूँ कि मैं उसके बावजूद मैंने हल्फ के ऊपर मैंने वहाँ पे ऑन ओथ कहा कि इस मकरू धंधे के अंदर जो भी इन्वॉल्व है अल्लाह करे उसकी अल्लाह ताला की लानत उसके ऊपर हो, क्योंकि जो लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाता है फॉर पॉलिटिकल गेन्स उनको यहाँ पे करार वाक़ई सजा मिलनी चाहिए। एंड इसीलिए मेरी पार्टी ने मैंने खैर मकदम किया है, वो जो इन्होंने आरओ साहब ने जो हाई पावर्ड कमेटी बनाई है फोरेंसिक ऑडिट करें और आइडेंटिफाई करें कौन लोग इन्वॉल्व। मुझे ब्रेक की तरफ जाने अली साहब, जब आप बराह रास्त पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप तक का नाम ले रहे हैं तो फिर जो भी तो करवाता है नहीं कहे उसको डायरेक्टली आप इसी तरीके से बात करेंगे पीपल्स पार्टी। एक ब्रेक, ठीक है जी, बिल्कुल सही। कौन जरिए था उनके अंदर बैठा हुआ राजा पटेल मिस्टर साहब, उनके पार्टी के प्रेसिडेंट हैं कि नहीं है पंजाब के अंदर, उनको टास्क मिला। शैला रजा इस वक्त कहाँ के ऊपर है, शर्जील मेमन कहाँ आ जा रहे थे, या जो शाहिदा रहमानी कहाँ पे इस वक्त, मैं आपको लोगों के नाम दे रहा हूँ, हसन मुर्तजा साहब कहाँ पे हैं, सही है, आप और क्या नाम चाहती हैं? मुझे एक सारी एविडेंस मौजूद है। मैं एग्जैक्टली मैं वही थोड़ी क्लैरिटी दे रही हूँ उस बारे में। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ नाम लिए हैं अली परवेज साहब, समझते हैं कि ये लोग हैं सीनियर लीडरशिप है पीपल्स पार्टी की जो इसके अंदर इन्वॉल्व है। एक ब्रेक की तरफ हुकूमत से भी पूछेंगे कि ईवीएम की बुनियाद के ऊपर तो यकीनन ऑपोजिशन से इनसे नून लीग से भी पूछेंगे कि ईवीएम की बुनियाद के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बातें की गई थी, लेकिन अब इस तरीके से प्री पोल रिगिंग के हवाले से जो ये बातें सामने आ रही हैं कितनी तशवीशनाक है और इस बारे में क्या सोचा जा रहा है दोनों तरफ से। एक ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जो बात अभी ब्रेक से पहले आप सुन रहे थे अली परवेज मलिक साहब की NA 133 के बारे में जो उन्होंने इल्जामात पीपल्स पार्टी पे लगाए हैं। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी आज प्रोग्राम में नहीं थी तो हमने रब्ता किया कमर जमान कायरा साहब से। कायरा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी अली परवेज साहब ने कहा है कि जो वहाँ पर मामलात हुए, जो वीडियो भी बनी, उसके अलावा भी जो वोट खरीदने के सारे इल्जामात और मामलात हैं उसके अंदर डायरेक्टली पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप इन्वॉल्व है। उन्होंने परवेज अशरफ साहब का नाम लिया, उनके यहाँ बैठ के सारी प्लानिंग्स हुई। इसके लिए खास तौर पे सिंध से वहाँ पे रहनुमा गए और इसके अंदर सीनियर लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट है। आपका क्या रद्द अमल है इस पे? देखिए, जो वीडियो चली है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है और उन बंदों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी सामने जाहिर हो जाएगा। और ये बात के इलेक्शन के अंदर इलेक्शन को मैनेज करना ये तो मुस्लिम लीग का कमाल है। और फिर खास तौर पे ये ऑडियो वीडियो पॉलिटिक्स जो है इस पे तो उनका कोई सानी नहीं है। लिहाजा वो किसी दूसरे पे इल्जाम लगाएं तो उनको खुद अपने आप पे हंसना चाहिए। चले, मैं नहीं कहता कि शर्मिंदा हो, लेकिन हंसना तो चाहिए अपने आप पे कि जो ऑडियो वीडियो के मास्टर्स हैं वो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। और पीपल्स पार्टी अगर साजिशों में इतनी माहिर होती तो आज इन हालात का शिकार तो ना होती। आज दुनिया में कामयाब जमातें वो रही जो साजिशें करनी जानती थी या आज भी कर सकती हैं। लिहाजा अली परवेज मलिक साहब को चाहिए कि कोई इल्ज़ाम लगाते हुए अपनी एक्सपर्टीज को, अपने माजी को और हालात को सामने रखते हुए फैसला करें। जहाँ तक हकायक का ताल्लुक है, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया हुआ है और अब मेरा ख्याल है एक आध दिन के अंदर ही उसकी रिपोर्ट आ जाएगी कि वो लोग कौन हैं, क्या हैं। और यूं इल्जाम तराशी ये इनका पुराना वतीरा है। कायरा साहब, क्या इस एक हल्के के इंतखाब के लिए आपकी जमात से लीडरशिप, जिन लोगों के नाम भी इनकी तरफ से लिए गए, वो क्या सिंध से खास तौर पे पंजाब गए? देखिए, गुजारिश ये है कि पंजाब में लोग तो रूटीन में आते रहते हैं। मुझे नहीं पता किन किन का नाम लिया उन्होंने। शैला रजा साहबा का नाम लिया उन्होंने, शर्जील मेमन साहब का नाम लिया उन्होंने। देखिए, शैला रजा साहबा आई, वो बाकायदा वहाँ कैंपेन करती रही, जलसों में गई। वो चुपके पर जाने वाली बात है। मैं गया तो मैं कुछ चुपके गया हूँ। ये कौन सा इल्जाम है भाई कि क्या उनके लोग नहीं जा रहे, क्या उनके MNA MPA नहीं जा रहे, क्या उनकी तंजीम उनकी कैंपेन नहीं कर रही? ये तो हैरान कुन बात है। तो क्या अब तंजीम पे इल्जाम लगाना शुरू कर दे? तो शैला रजा जो है वो बिल्कुल आई है और जलसों में गई है, कैंपेन कर रही।
बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने सुन ली गुफ्तगू। वो कहते हैं ऑडियो वीडियोस के हैं वो नून लीग वाले ही हैं। अली परवेज साहब से उनका कमेंट लेंगे। अभी मैं कंवल साहबा की तरफ जाऊंगी। कंवल साहबा, एक तो सॉरी आपको वेट करवाया। अब एक खबर आज काबीना के इजलास के हवाले से ये भी आई है ज़राए से कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज अरकान से कहा है कि वो 3 माह के लिए कहीं नहीं जाएंगे। तो बज़ाहिर तो आप लोग कह रहे थे कि आप लोगों को कोई खतरा खदशा नहीं है जो धरने और एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है? ऐसा क्या है कि ये ऑर्डर दिया गया है? अच्छा, अब्सा मुझे ज़रा इजाज़त दीजिएगा, मैंने पूरे कमेंट्स बड़ी तसल्ली से सुने। मैं 2 मिनट ज़रा इस पे रिमार्क्स अपने भी दे दूं और फिर जो आपने सवाल पूछा इसका जवाब भी दे दें। देखिए, सारे सिनेरियो में जो NA 133 के हवाले से वीडियोज़ आई हैं, इस पर बहुत काबीना में इस पर भी कंसर्न शो किया गया और कमर ज़मान कायरा साहब ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, अली साहब ने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश किया है। लेकिन अगर आप देखें तो ये री इनेक्टमेंट है सीरीज ऑफ इलेक्शंस की, जिस पे हम बात करते हैं कि जनाब धांधली का रौला डलता है हर इलेक्शन में, चाहे बाई इलेक्शंस हो, चाहे जनरल इलेक्शंस हो, चाहे सेनेट के इलेक्शंस हो। एक पार्टी जो है वो जो विनर होती है वो भी रो रही होती है, जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी रो रहे होते हैं। तो क्या वजह है कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट जो है वो ना किए जाएं? और यही पार्टीज हैं, जब आप टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात करें, इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करें, तो ये दौड़ जाती हैं। सो आज आप देख लें कि वही जो हर इलेक्शन में आप जो ड्रामा देखते हैं, जो शोर शराबा देखते हैं, वो आज आपको नजर आ रहा है दोनों के कमेंट्स में कि समझ नहीं आप समझ सकते कि असल में बीच में से मुजरिम कौन है और मुलजिम कौन है। जो प्री पोल रिगिंग की बात है कंवल साहब, ये EVM या ओवरसीज के वोट से तो नहीं एड्रेस होगा? बिल्कुल सही है। मैं 1 मिनट आपको बता रही हूँ। देखें, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल आ जाता है और इलेक्शन को किस तरीके से आपने प्री पोल और उसके बाद जो धांधली, दोनों का काम जो है इलेक्शन कमीशन का है। तो इलेक्शन कमीशन को जब कहा जाएगा आप अपनी कैपेसिटी एनहांस करें या आप अपनी एक्सपर्टीज बढ़ाएं, जब आप मुझे ये बताइए सेनेट के इलेक्शन से पहले हमारा क्या रिजर्वेशंस थी कि वहां पे प्री पोल रिगिंग हो रही है, पैसा चल रहा है। जिस वक्त कहा गया कि जनाब ऐसे ही टेक्नोलॉजी ले आए, ऐसा काम कर लें कि जिसकी वजह से जो है वो इंश्योर हो जाए, आपकी ट्रांसपेरेंसी के शो ऑफ हैंड के साथ हो जाए या ओपन बैलेटिंग हो जाए, उधर से दौड़ गए। 2006 में इन दोनों जमातों ने इलेक्शन जो आपस में COD साइन किया था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उसकी 23वीं शिक में ये बात कही थी। आप 3 मार्च को जेन में ले आए ना, जो अभी सेनेट के इलेक्शन हुए, उसमें क्या हुआ है? सारे इकट्ठे थे, इलेक्शन के बाद से ये आपस में लड़ रहे हैं। आज तक इन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब को नून लीग ने वहां माना नहीं है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अभी आप देख लें कि NA 133 में क्या तमाशा चल रहा है। तो बराए मेहरबानी ये टाइम आ गया है कि इलेक्शन कमीशन के साथ जो उसको चाहिए टेक्नोलॉजी चाहिए, और इस तरह के अगर मामला तो किस किस्म की आपका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे फोरेंसिक ऑडिट हो और कैसे फौरन सजाएं मिलनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन के भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं कंवल साहबा, इसके ऊपर अब क्या इंश्योर करना कैसे होगा, वो तो एक उनके सवालात अलग से मौजूद हैं। मैं न्याई साहब आपकी तरफ आऊंगी। मैं 1 मिनट आपके सवाल का जवाब दे दूं। 3 महीने का इसलिए भी वजीर आजम साहब ने पहले ही एक इस किस्म का जो है ना इंस्ट्रक्शंस मौजूद थी जब हमारी हुकूमत आई है। वज़रा को आम तौर पे NGOs या कोई और इदारे अगर बाहर कॉन्फ्रेंसेस में इनवाइट करें तो वो हमारी हुकूमत ने उस पर कदगन लगाई हुई है और उसको मना किया गया है कि वो ना जाया करें। इस वजह से भी है कि जो एक बदमज़गी की अभी आ रही थी बातें और मुख्तलिफ जो आपके काम है उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इन्फॉर्म किए बगैर जाने की बात से मना किया। और एक चीज़ और मैं कहूँगी, कमर ज़मान कायरा साहब ने भी बात की, अली परवेज मलिक साहब ने भी बात की। जहां तक मुझे इलेक्शन एक्ट का पता है, वज़रा को इजाजत नहीं होती किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके कैंपेन करने की, उस पर नोटिस आ जाया करते हैं। आप जरा कश्मीर का इलेक्शन याद कर लें तो ये किस कैपेसिटी में सारे वज़रा आके इलेक्शन NA 133 में आके तो कैंपेन करे। कैंडिडेट तो कर सकता है, बाकी किस कैपेसिटी में करें, इस पे भी इलेक्शन कमीशन को पॉइंट आ गया आपका, वो पॉइंट आ गया आपका। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 महीने, हम तो खुशफहमी हुई हमें कि घर के अंदर असातिज़ा भी निकले हुए हैं, टीचर सारे लोग, डॉक्टर्स भी बाहर निकले हुए हैं, अवामी मुश्किलात है, महंगाई है, उसकी बुनियाद पे कोई हंगामी बुनियादों पे आप लोग फैसला करने जा रहे हैं, उस पर आपने पानी फेर दिया। अच्छा ठीक है जी, मैं एक शॉर्ट कमेंट अली परवेज साहब का ब्रेक, अच्छा चलें एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। न्याई साहब और अली परवेज साहब को भरपूर टाइम मिलेगा रिस्पॉन्ड करने के लिए एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, तो मैं क्विकली पहले तो अली परवेज साहब आपका कमेंट लूँगी, फिर न्याजी साहब से मेरे बहुत से मामलों के ऊपर बात करनी है। एक तो जो कायरा साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा ये ऑडियो वीडियोस बनाना आप लोगों की एक्सपर्टीज़ हैं, और फिर कंवल साहबा की भी गुफ्तगू आपने सुन ली कि इस्लाहात की बात पर आप लोग संजीदा नहीं हो, और देखें आज किस तरीके से आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। योर रिस्पॉन्स?
देखें, पहले तो आपने बिल्कुल ठीक पिन पॉइंट किया कि जो ईवीएम्स का है उसका मामला प्री पोल रिगिंग के साथ बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ तक तो आपका मैं एग्री करता हूँ। अब जो कायरा साहब बात करके गए वो तो एक अफसाना सुना के चले गए ना। मैंने तो आपसे पूरी एक तरतीब के साथ एक चेन ऑफ इवेंट्स बताई है कि एक साहब वहां से सिंध की आवाम का लूटा हुआ पैसा लेके आए, एक आदमी को टास्क दी है और उसके ऊपर वो पकड़ा गया है रंगे हाथों, और उसके बाद इन्होंने एक जवाबी वीडियो बनाने की कोशिश की है जो सारी की सारी दुनिया ने रद्द कर दी है। जो मोटिव था वो आपने पहले खुद उसको रिबट कर दिया कि मेरे 90,000 वोट है, मैं वोट खरीदूंगा क्यों जब मेरे मद्दे मुकाबल पार्टी के 5,000 वोट है। उसके बावजूद इस चीज को मैं जानता हूँ कि माशाल्लाह ये तो हल्फ ही गलत ले लेते हैं, क्योंकि आपने अदलिया बहाली मूवमेंट के अंदर देखा है कि इन्होंने हल्फ लेके भी मुकर गए। उसके बावजूद मैंने वीडियो अपनी स्टेटमेंट जारी की और ऑन ओथ कहा कि अगर इस किस्म के मकरूह धंधे के अंदर अगर मैं इन्वॉल्व हूँ और मैं किसी गरीब की मुश्किल के अंदर या उसकी मुसीबत से मैं उसको एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ तो अल्लाह ताला की लानत तो ऐसी सियासत के ऊपर। इसके बाद मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आए ना इनको कहें आके मुकाबला करें। मैंने तो उसके अलावा खैर मकदम किया आपके पहले सेगमेंट के अंदर कि अब ये फोरेंसिक ऑडिट होगा, प्रेमिसेस आइडेंटिफाई होंगी, लोगों को करार वाकई सजा मिलेगी। बल्कि इसके साथ साथ जो मैं आपको नहीं बता चुका, मैंने अपनी ट्विटर एंड फेसबुक वॉल के ऊपर मैंने खुद भी अपील की है उन लोगों की पूरी क्लोज शॉट्स दिखा के कि आप हमें बताएं, हमारी मदद करें कि कौन लोग हैं जो इस गलीज धंधे के अंदर इन्वॉल्व है। हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की मदद करेंगे इनको एप्रीहेंड करवाने के लिए। पर कमर जमान कायरा साहब क्योंकि इस गलीज धंधे के अंदर चोरी का पैसा ला के यहाँ पे मुलविस है। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं, ये वो शख्स है जिनका मैं दिल से एहतराम करता था। मेरे वालिद साहब की जब वफात हुई ये साहब ताजियत के लिए वहाँ पे आए, मेरे पास आके कह के जाते हैं कि अगर तुम्हारे खानदान का कोई बंदा इलेक्शन लड़ता है तो मैं वहाँ पे अपनी पार्टी का कोई कैंडिडेट वहाँ पे नहीं खड़ा होने दूंगा। उसके बाद इन्होंने जाके देखा कि जब पीटीआई मैदान में नहीं है इन्होंने क्या गलाजत सिंध से पंजाब के अंदर लेके आ गए। इनको तो इस चीज के ऊपर भी शर्म नहीं आई और यहाँ पे गुफ्तगू ऐसे करके गए कि जिस तरह हम पता नहीं इंग्लैंड की सियासत की बात कर रहे हैं। तो पहले अपने गिरबान को झांके, इनके कायदीन जिनको डिफेंड करें उनके ऊपर क्या क्या अल्काबाद आपके बैनुल-अक़वामी जरीदे लिख चुके हैं उनके ऊपर जाके जस्टिफाई करें। और हमारी पार्टी ने अगर किसी ने गलत किया है, किसी को टेप आई थी तो उनको करारवा के सजा दें और उसके बाद यहाँ से आके खामखा की कहानियों में लोगों को उठाएं। मलिक साहब ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मैंने 2 पॉइंट्स उठाए थे। मैंने पीपल्स पार्टी की तरफ से भी उठाया था कि वो मार्जिन कैसे पूरा कर लेंगे जितने भी पैसे लगा लें, तो दोनों तरफ ही सवाल उठता है। सवाल से मैं न्यायी साहब का कमेंट आखिरी हिस्सा है प्रोग्राम का, ज़्यादा मेरे पास वक्त बहुत कम है। न्यायी साहब अब आपका कमेंट जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला था, मरियम नवाज की एक मीडिया ऑनर्स को एक अहकामात देने वाली ऑडियो थी, इन चीज़ों पे तो बात करनी थी, लेकिन उसके लिए दोबारा आपको जहमत देंगे। अब आखिरी हिस्सा है तो आप बात करें, ये NA 133 में क्या हो रहा है? ये तो नून लीग वर्सेस पीपल्स पार्टी हो गया और एक दूसरे की इंतखाबी सियासत का पेंडोरास बॉक्स खोल दिया इन लोगों ने। मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, कायरा साहब अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है कि इलेक्शन की कंपल्शन होती हैं। अब पीपल्स पार्टी ने जब देखा कि वो उनको एक मैदान वाइड ओपन मिला है तो ज़ाहिर है उनकी ख्वाहिश होगी कि जो पीपल्स तहरीक इंसाफ का जो वोटर्स है उसको निकालें भी सही और उसको जो है इस्तेमाल भी करें। अब वो वोटर जो है रेडीली अवेलेबल है क्योंकि उनका अपने कैंडिडेट नहीं है, तो उसकी एक तरीकाकार यह है कि अब पहले दिन से ही उन्होंने बड़े स्कैथिंग किस्म का जो वो रवैया पीपल्स पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उतना वो नून लीग के खिलाफ नहीं है जितना उस हल्के में जाके उन्होंने जो जुबान इस्तेमाल की। इवन कायरा साहब बड़े, मैं तो उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और बहुत ही एक सलीके के आदमी है, लेकिन वहाँ की जो तकरीरें की उन्होंने वो मुझे अजीब सा लगा कि वो, और जाहिर है कि वो चाहते होंगे किसी तरीके से ऐसा इंस्टिगेट करें कि पीटीआई का वर्कर जो है खुद ब खुद जो है, और वैसे भी यहाँ पे जो टेंशन है, पोलराइजेशन है, जो एक दूसरे के खिलाफ जो गुस्सा है, नफरत है, वो पीटीआई और मुस्लिम लीग नून का आपस में बहुत ज़्यादा है। वो एक दूसरे के लिए जो है नाकाबिल बर्दाश्त है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो इतनी वजह नज़ा नहीं है मुस्लिम लीग नून के लिए, तो वो और जो चाहिए होता है ना इलेक्शन के अंदर तनाव और एक टेंशन, वो क्रिएट की है। जहाँ तक ये जो वीडियोज़ आई हैं तो मुस्लिम नून के बारे में जो वीडियो आई वो तो मैंने देखी है, तो एक लम्हे के लिए मुझे नहीं लगा कि उसके अंदर चूँकि बंदे आइडेंटिफाइबल नहीं थे और बड़े तरीके से बनाई गई थी, तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल फेक है, एक लम्हे में लगा। और पीपल्स पार्टी के बारे में नहीं कह सकता हूँ, हो सकता है उनके भी फेक हो, लेकिन वहाँ बंदे जो हैं वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर उनसे तो तहकीक हो सकती है और इनको भी निकाला जा सकता है बंदे कौन है, लेकिन इन्होंने इस तरीके से बनाया कि वो आइडेंटिफाई ना हो सके। बाकी देखें जी, पाकिस्तान का जो क्राइसिस है ना आपका जो पूरा प्रोग्राम है उसके अंदर एक चीज़ है, हम बड़ी जो फ्रोई बातें डिस्कस कर रहे हैं।
पाकिस्तान एक बहुत शदीद बहरान के अंदर है। ये जो सऊदी अरेबिया के साथ आपने एक वायदा किया है, ये आपने पाकिस्तान की सालमियत को जो है गिरवी रखा है। मैं सिर्फ चश्मे तस्वर में देख रहा था कि अगर इमरान खान साहब अपोजिशन में होते इन ऑल फेयरनेस, और नवाज शरीफ या कोई दूसरी हुकूमत होती और वो ये वायदा कर रही होती, तो इमरान खान क्या समझ रहे होते हैं, क्या सोच रहे होते हैं कि ये कर रहे हैं। वो जो अलाउंस होता है अपोजिशन वालों कितना एक देते थे हुकूमत को। और फिर IMF को, जो स्टेट बैंक के बारे में जिन्होंने जो कानून बनाए, अब वारदात ये है कि सऊदी अरेबिया के थ्रू आपने एक वायदा किया है और जी और वो सऊदी कानून के मुताबिक उसको देखा जाएगा। जी वो बड़ी खौफनाक उसकी न्यायी साहब उसकी तफसीलात है। मैं इस पे पूरा प्रोग्राम जी इस पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत बात करें, जो आपने भी बात की, राइटली पॉइंट आउट किया। आखिर में इसके ऊपर हम यकीनन एक तफसीली गुफ्तगू ही हो सकेगी प्रोग्राम के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हफीजुल्लाह नियाजी साहब, कमल शोजिब साहिबा और अली परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी NA 133 के मामले पर, आपने खास तौर पर सुना पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने आ गए। आने वाले दिनों में देखते हैं कि खासकर इलेक्शन कमीशन में ये मामला किस तरफ जाता है, और सऊदी अरब के साथ जो कर्ज की जो डील जो मुआहदा हुआ है उस हवाले से भी हम बात करेंगे। बहुत अहम मामला है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।